इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सेना प्रमुख जनरल नरवणे जल्द लद्दाख के दौरे पर जा सकते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि आर्मी चीफ इसी हफ्ते लद्दाख जाएंगे और ग्राउंड कमांडर से मिलकर हालात की समीक्षा करेंगे। एलएसी पर चीनी सैनिकों से खूनी संघर्ष के बाद इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। 20 सैनिकों की शहादत के बाद सेना अलर्ट पर है। पूरे एलएसी पर चौकसी बढ़ा दी गई है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे लद्दाख से मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस दौरे के बारे में? आर्मी चीफ जनरल नरवणे इसी हफ्ते यहां पर आएंगे। वो उन जवानों से भी मिलेंगे जो घायल हुए, कमांडरों से भी मिलेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे और जो पूरी स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे। और उसके बाद वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों को एक ब्रीफिंग देंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। नेहा, इस समय तनाव खासा बड़ा है पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। अगर हम काराकोरम रेंज से ऊपर से देखना शुरू करें उत्तर से, तो वहां पर डेप्सांग में भी चीन की कुछ हरकत देखने में आई है, जिसके बाद सेना को अलर्ट पर वहां पर डाला गया है। वहां पर सेना के आर्मर्ड कॉलम्स बिल्कुल तैनाती पर हैं। फिर गलवान में तो तनाव है ही, जहां 1000 से ज्यादा भारतीय और चीनी सिपाही आमने सामने हैं। हालांकि बीच में एक बफर जोन है। पेंगोंगसो में फिंगर 4 के इलाके पर बहुत जबरदस्त तनाव है, जहां चीन ने सबसे बड़ी घुसपैठ की है। और नीचे चुमार और डेमचौक के इलाके तक लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव है। तो इसकी पूरी की समीक्षा करेंगे जनरल नरवणे आर्मी कमांडर और कोर कमांडर के साथ। नेहा, और कब ये दौरा हो सकता है, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है गौरव? देखिए, आज जो कोर कमांडर्स के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जो वार्ता हो रही है मोल्डो चुशुल में, उसके बाद क्या निकल कर आता है उस पर निर्भर करेगा कि अगला कदम क्या होगा। भारत, हालांकि चीन वादे बहुत करता है, दावे बहुत करता है, मीठा बोलता है और फिर पीठ में छुरा घोंपता है। तो भारत इस बार केवल चीन की बातों में नहीं आएगा। पिछली बार भी, जैसा आपको मालूम है नेहा, 6 जून को जब कोर कमांडर्स के स्तर की बातचीत हुई थी, तो चीन ने कहा था कि दोनों देशों की सेनाएं गलवान घाटी में स्टेप बैक करेंगी। लेकिन चीन की सेना ने एम्बुश किया भारतीय सेना को, जिसमें हमारे 20 ब्रेव्स शहीद हुए थे और उन्होंने चीन के 40 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतारा था, घायल किया था। जिसके बाद चीन में भी खासा तनाव है। उसके बाद आज जो बैठक हो रही है इस समय चुशुल मोल्डो में, वो लगभग 14,200 फीट की ऊंचाई पर बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर, ये बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर बैठक हो रही है। इसका क्या नतीजा निकल कर आता है नेहा, उस पर निर्भर करेगा अगला कदम। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो भारत चीन के बीच तनाव खत्म करने पर बातचीत की जा रही है, लेकिन खबर यह भी है कि पेंगोंग झील पर दोनों सेना आमने सामने है। गलवान के बाद अब तनाव का नया केंद्र बन गया है पेंगोंग लेक। गलवान में पिटने से बौखलाया चीन, अब पेंगोंग झील में टकराव की साजिश। भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार। सरकार ने दी सेना को खुली छूट। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प के 1 हफ्ते बीतने के बाद अब एलएसी पर तनाव का दूसरा मोर्चा खुल गया है। वो है पेंगोंग झील। आज तक को सूत्रों से खबर लगी है कि पिछले काफी समय से झगड़े का केंद्र बने पेंगोंग लेक पर करीब 1000 से ज्यादा सैनिक महज कुछ मीटर की दूरी पर आमने सामने हैं। राहत की बात यह है कि 15 जून के बाद से कोई टकराव नहीं हुआ है। दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसा गलवान घाटी पे हो गया था कि हमारे 20 और चीन के 43 सिपाही मारे गए, शहीद हुए, ऐसा दोबारा ना हो। तनाव कैसे कम किया जाए, इसमें सूत्रों के मुताबिक भारत चीन से यह कहना चाहता है कि वो पेट्रोल पॉइंट 14 से जैसा पीछे हटा है, उसकी सेनाएं और पीछे हटे, पहली बात। दूसरी बात, पेंगोंगसो के इलाके में फिंगर 4 पर चीन ने जबरदस्त डेरा डाल रखा है। वहां पर उसने कई नई पोस्ट बना दी हैं फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच।
बताया जाता है कि चीन ने तोपखाने के साथ यहां अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। सूत्रों के मुताबिक फिंगर 4 से 8 के बीच चीन ने कई रक्षा ढांचे खड़े कर लिए हैं। चीन की इस गुस्ताखी को यथास्थिति बदलने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस वजह से इलाके में जबरदस्त तनाव है। चीनी सेना पैंगोंग झील के फिंगर 4 पर कैंप कर रही है। पहले ये इलाका भारत के कब्जे में था। फिंगर 4 के पास फिलहाल भारत का कैंप है। हालांकि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत भी तैयार है। फिंगर 4 में जितनी तादाद में सैनिक मौजूद हैं, उसी तादाद में उनके सामने भारतीय सैनिक भी हैं। चीन को सोच लेना चाहिए कि जब गलवान में मुट्ठी भर भारतीय सैनिक उनका बुरा हाल कर सकते हैं, तो बराबर की टक्कर में वो कैसे टिक पाएंगे। अगर पैंगोंग लेक के सामरिक महत्व को समझना हो तो ये झील 8 फिंगर्स में विभाजित है। परंपरागत रूप से फिंगर 1 से 4 तक भारत का नियंत्रण था, लेकिन फिंगर 4 से 8 के इलाके पर विवाद है। भारत का दावा है कि फिंगर 8 तक उसी का क्षेत्र है, जबकि चीन मानने को तैयार नहीं। इस वजह से यहाँ टकराव होता रहा है। उसमें आप देख सकते हैं, ये है फिंगर 8 का इलाका। वहां से आप आगे जाएं, जो लाल डॉट्स आप देख रहे हैं फिंगर 4 के ऊपर, ये बीच पर यानी कि एकदम तट पर चाइनीज पोस्ट, साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी चाइना ने एक बड़ा पोस्ट बना रखा है। एक तस्वीर मैं आपको और पैंगोंग इलाके की दिखाता हूं। यह है एक और तस्वीर उसी इलाके की। आप देख सकते हैं बोट शेड बना हुआ है। चाइनीज आर्मी के कई सारे पोजीशन हैं, जिनका जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तरफ पर तैयारी की है। तो भारत की तरफ से भी बिल्डअप है, लेकिन इस विवादित जमीन पर इस वक्त चीनी सेना आ गई है और भारत की मांग है, भारत की उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस निकलकर इस इलाके से, जहां पर 2017 में भी आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, जबरदस्त क्लैश हुआ था बीच पर भारत और चाइनीज आर्मी के बीच में। हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस जाएगी अपने बेस पर, अपने पोस्ट पर। जाहिर है इस बार चीन को बात समझ नहीं आई तो सबक गलवान से भी महंगा पड़ सकता है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। तो पेंगोंग में आपने देखा कि सेना डटी हुई है। एलएसी के ज्यादातर मोर्चों पर सेना में यही जज्बा है। गलवान में चीन ने जिस तरह से धोखा दिया, उसे देखते हुए सरकार ने सैनिकों से साफ कह दिया है कि अब अगर ऐसी कभी भी नौबत आए तो गोलियां चलाने में ना हिचके। वहां पर पूरी तैयारी है। चीन की हिमाकत का पूरा हिसाब होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट भारतीय सेना को मिल गई है। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बन चुकी है। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव इनपुट के मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना को एक्शन करने की खुली छूट होगी। चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना जैसे चाहे एक्शन कर सकती है। गलवान में चीन की हिमाकत हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा सबक है। चीन ने समझौते की धज्जियां उड़ाई, हमारे निहत्थे जवानों की हत्या की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चीन ने गुस्ताखी की तो उसका जवाब गोलियों से दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से सेना को कह दिया गया है कि गलवान जैसे हालात दोबारा बने तो सेना बेहिचक गोलियां चलाए। अगर चीन हिमाकत करता है तो गोलियों से उसका जवाब दिया जाए। जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो प्रोटोकॉल की परवाह करने की जरूरत नहीं। फील्ड कमांडर जवानों को फायरिंग करने का आदेश दे सकते हैं। अभी तक प्रोटोकॉल्स के तहत भारत और चीन की सेनाएं फायरिंग नहीं करती थीं, लेकिन अब ये सोच बदली जा रही है, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि अगर दुश्मन की तरफ से ऐसा हमला हो जिसमें हमारे जवानों की जान जा सकती है तो फिर फायर करना शायद अनिवार्य हो। इसीलिए फील्ड कमांडर्स को ये बोल दिया गया है कि जैसा स्थिति चाहे वैसा ही वो करें और पीछे हटने की बिल्कुल मत सोचें। तो हिंदुस्तान अब सरहद और अपने जवानों की जिंदगी की रक्षा करेगा। चीन ने दशकों पुराने समझौते को आड़ बनाया तो उस दीवार को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब हर हिमाकत का जवाब गोलियों से दिया जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया
खुद लेह का दौरा कर चुके हैं। वायुसेना अध्यक्ष ये भी साफ कर चुके हैं कि 2020 के भारत का इरादा कितना फौलादी है। Security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. मोदी सरकार ने सीमा के नियंत्रण का पूरा जिम्मा सेना पर छोड़ दिया है। सरकारी और नौकरशाही अड़चनों से सेना को मुक्ति दिलाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है। 500 करोड़ के फंड से सेना कोई भी हथियार खरीद सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से हथियार खरीदे जाएंगे। फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। सेना ने इस फंड के इस्तेमाल से हथियार खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। 1993 से यानी 27 साल से भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर समझौते हो रहे हैं। अब तक कुल 5 समझौते हो चुके हैं, लेकिन इन समझौतों को चीन हमेशा तोड़ता रहा। लेकिन अब उसे ये सब महंगा पड़ने वाला है। अभिषेक भल्ला के साथ मनजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन की घेराबंदी समंदर के जरिए भी करने की तैयारी है। जिस दक्षिण चीन सागर में चीन बाहें फैला रहा है, वहां अपनी विस्तारवादी नीति से दुनिया की नींद उसने हराम कर दी है। अब उसकी बारी है। क्वाड ग्रुप के जरिए उसकी नकेल कसी जाएगी। दक्षिण चीन सागर में घर में घुसकर उसे बैकफुट पर धकेला जाएगा। चीन की घेराबंदी समंदर में भी की जा रही है। उसकी कमर दक्षिण चीन सागर में भी तोड़ने की तैयारी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की चौकड़ी के प्लान में फंस जाएगा चीन। रणनीतिक तौर पर दक्षिण चीन सागर भारत के लिए काफी अहम है। भारत के लिए ये पारंपरिक रूट रहा है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप का हिस्सा हैं। अगर भारत के खिलाफ चीन जंग छेड़ता है तो क्वाड ग्रुप के देश मदद के लिए आगे आ सकते हैं। आखिर क्या है क्वाड ग्रुप, आपको बताएंगे। लेकिन लद्दाख में LAC पर चीन की बर्बरियत पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने जहां भारत के संयम की सराहना की, वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. दरअसल 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड ग्रुप को बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया था। हालांकि 10 साल तक ये तो निष्क्रिय ही रहा, लेकिन 2017 के बाद से चारों देशों की लगातार बैठकें हो रही हैं। क्वाड ग्रुप में शामिल सभी 4 देशों की एक ही चिंता है, और वो है चीन का बढ़ता दबदबा। 2017 से लेकर 2019 के बीच क्वाड ग्रुप के बीच 5 मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और कूटनीतिक मुहिम, जहां साउथ चाइना सी में चीन अपना जोर आजमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्वाड के जरिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया करेंगे चीन का मुकाबला। क्वाड ग्रुप के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। 1962 की जंग में भी ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद की थी। जापान के साथ हमारे करीबी रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच 2008 में सुरक्षा समझौता भी हुआ। जंग की सूरत में चीन के खिलाफ हमारे दोस्तों की लिस्ट लंबी है। 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो कई मुल्क विरोध में आ गए, लेकिन फ्रांस ने हमारा साथ दिया। वहीं 1971 की लड़ाई और कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत की मदद की। यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी है, जिसका भी हमें समर्थन हासिल है।
वहीं चीन से खफा ब्रिटेन भी भारत के साथ है। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन के साथ अगर कोई है तो पाकिस्तान और उत्तर कोरिया, लेकिन इन दो देशों के दम पर चीन भला क्या कर सकता है? बावजूद कोई ऐसा मुल्क नहीं जो चीन से परेशान नहीं है। उसकी विस्तारवादी नीति से दुनिया त्रस्त है। उसके इस दादागिरी पर चोट करने की जरूरत है। हालांकि इस बीच साउथ चाइना सी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन ने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने जा रहा है। चीन ने इस जोन में ताइवान और वियतनाम के कंट्रोल वाले द्वीपों को भी शामिल करने जा रहा है। चीन जोन के अंदर प्रतास, पार्सेल और स्पाटले द्वीप समूह को भी शामिल कर रहा है। इन द्वीपों को लेकर उसका ताइवान, वियतनाम और मलेशिया से विवाद चल रहा है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी। ताइवान, हांगकांग को लेकर जो मसले उठ रहे हैं, अगर भारत इस पर खुलकर समर्थन करता है तो चीन को मिर्ची जरूर लगेगी, उसका दर्द बढ़ जाएगा। तो एक प्रकार चीन के ऊपर दबाव है कि चीन जो है एक प्रकार से छोटी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल के पूरा साउथ चाइना सी अपना मानता है, जो कि एक प्रकार से गलत है। और चीन अभी वहाँ पर इन देशों की मदद कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके। और 2-3 चीज़ें हैं जो एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए जिसमें सभी को बराबर की हिस्सा मिले। एक तरफ चीन को घेरने का पुख्ता प्लान तो दूसरी तरफ अपनी ताकत को मजबूत करने में भारत जुटा हुआ है। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुने जाने से भी चीन बौखलाया हुआ है। 2 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की चालबाजी नहीं चलेगी, उसके मंसूबे को नाकाम बनाया जाएगा। कूटनीति के लिहाज से देखें तो चीन और दहशतगर्दों के दोस्त पाकिस्तान को छोड़कर भारत के दूसरे पड़ोसियों के साथ रिश्ते की डोर मजबूत है। हालांकि नेपाल के साथ रिश्तों में थोड़ी खटास जरूर आई है, लेकिन उसे दुरुस्त किया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि भारत की कारगर रणनीति चीन पर भारी पड़ेगी। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन की धोखेबाजी से देश गुस्से में है। लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं और इस बीच भारत सरकार ने भी चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जिस अर्थव्यवस्था पर चीन गुमान करता है, उसे भी धराशायी करने का प्लान तैयार है। जिस खजाने के दम पर चीन सरहद पर बाहें फड़काता है, उसे भी मरोड़ने का खाका बन गया है। शुरुआत हो गई है। एक एक करके चीन की कंपनियों को चलता किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। MMRDA ने मोनोरेल रैक की नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दी है। इसमें चीन की 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी। चीन की दगाबाजी के बाद मेरठ रैपिड रेल में चीनी प्रोजेक्ट पर रद्द होने की तलवार लटकने लगी है। वहीं दिल्ली मेरठ RRTS में चीनी कंपनी की कम बोली लगाने के बाद टेंडर की समीक्षा की जा रही है। साथ ही BSNL और MTNL ने चीनी टेंडर को कैंसिल कर दिया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी हुआवे और ZTE जैसे चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया जा सकता है। भारत के बाजार में चीन की बरसों पुरानी घुसपैठ की वजह से हमारी कंपनियों को फलने फूलने का मौका नहीं मिला। यही वजह है कि चीन के साथ आयात निर्यात का बैलेंस बिगड़ गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत ने चीन से $65 अरब का सामान आयात किया, जबकि उसने निर्यात $16.6 अरब का किया। अर्थव्यवस्था के इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए भारत ने कमर कस ली है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने भी चीनी उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। कॉन्फेडरेशन ने बॉयकॉट के लिए 500 चीनी उत्पादों की सूची जारी की है। इसका मकसद दिसंबर 2021 तक चीन के सामान का $13 अरब का आयात कम करना है। वहीं चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को एक पत्र लिखा है और उससे चीनी कंपनियों के साथ करार को रद्द करने की मांग की है। हमने जो BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी, उनको एक पत्र लिखा है। हमने उनसे मांग की है
कि जो बीसीसीआई का टूर्नामेंट है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, उसकी जो प्रायोजक है वीवो कंपनी, जो चीन की मोबाइल कंपनी है, तो उसके साथ करार जो है उसको रद्द किया जाए। भारत के जीडीपी का 5 गुना जीडीपी का शेखे बघारने वाला चीन ये सब सुनकर ही घबरा गया है, लेकिन असली चोट बाकी है। चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम को परवान चढ़ाने की जरूरत है। आर्थिक मोर्चे पर चीन को तोड़ दिया तो वो उसकी ताबूत में आखिरी कील होगा। आज तक ब्यूरो।